सिर्फ और सिर्फ हमने सालों साल से सिर्फ और सिर्फ एमएलएम को देखा है और एमएलएम को हमने समझा है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट, आई वुड से हाइपर फंड इज अ प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, हम इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, हम इसको इवैल्यूएट सेम वे में करने लग जाते हैं। ये एमएलएम तो नहीं है, ये कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं है, ये जब हम बात करते हैं मेंबरशिप के बारे में, हम बात करने लग जाते हैं मैंने इतना इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बार बार जो है वही उस पे एमएलएम पे चला जाता है। ओके, सो ये आपकी कोई कसूर नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि देर इज सम फॉल्ट, आपके अंदर कोई फॉल्ट है या कोई, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना हैमरिंग हुआ है इन चीजों को लेके कि वो लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठ गई हैं, ठीक है। इसीलिए आज का ये जो सेशन है, ये मैं राइट में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज हाइपर फंड, क्यों इतनी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी आई है मार्केट में फॉर कम्युनिटी फॉर्मेशन, क्या जरूरत थी इनको, जरूरत क्या है, जरूरत क्यों है, और क्यों आई है मार्केट में, क्या करने वाली है, आपकी लाइफ इसके साथ कैसे चेंज होने वाली है, इस प्रोजेक्ट को आपको कैसे देखना है, क्या चीजें हैं जो आपको इसके बारे में समझनी जरूरी है, क्या चीजें हैं जो आप समझे हो, या कौन सी चीजें हैं जो आप अभी भी इसके बारे में आप नहीं समझे हो, ठीक है। सो ये जो है, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, टू अंडरस्टैंड हाइपर फंड इन अ रियल वे। ये एक प्रोजेक्ट है और इसको हम समझते हैं। अब सबसे पहले जो है, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि हाइपर फंड जो है, और हम लोग प्रेजेंटेशन में जो देखते हैं, इनका पूरा प्रोफाइल देखने के बाद वो हम ये देखते हैं कि ये जो कंपनी है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हाइपर फंड, जो इनकी 5वीं कंपनी है, 4 कंपनीज के बाद में हाइपर फंड इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस अगर हम शॉर्ट में बोले तो इट इज डीफाई, वो डीफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बेस्ड है। ओके, सो डीफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बेस्ड है। अब इसी टेक्नोलॉजी को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये इसी टेक्नोलॉजी के चलते हुए ये इनको मार्केट में आना पड़ा, ठीक है। सो इसको हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले हम जो कंपनी का बैकग्राउंड है, हम पहले उसको समझ लें, बाकी सारी चीजें समझने से पहले। सबसे पहले ये कंपनी जो हाइपर फंड ग्लोबल, ये इसकी जो मेन कंपनी है वो क्या है, दैट इज हाइपरटेक ग्रुप। हाइपरटेक ग्रुप की अपनी 4 कंपनीज हैं, और ये वो कंपनी है जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी कंपनीज को लिस्ट करने वाले ब्लॉकचेन की दुनिया में पहली कंपनी, जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी कंपनी को इन्होंने लिस्ट किया। 2009 से इसके जो फाउंडर्स हैं वो लोग माइनिंग करते आए, और इवन इन 2004, जब ये 2014 जब ये पूरी तरह से एक बार इसकी पूरी वैल्यूएशन जो है बिटकॉइन की नीचे आ गई थी, और अच्छे अच्छे लोग जब मार्केट में से निकल गए थे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते थे और बिटकॉइन माइनिंग करते थे, वो लोग जब निकल गए, तब भी ये लोग मार्केट में टिके रहे। और टिके ही नहीं रहे, बल्कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है वो हेल्प किया। जो आपको देखने के लिए इनकी पूरी हिस्ट्री जो है, हम जब बार बार बोलते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉकचेन, ये जो सीरीज है, ओके, अमेजॉन प्राइम पे, इसके अंदर आपको पूरा इनके बारे में पता चलता है कि कैसे कैसे ये लोग वहां पे रहे उस टाइम पे, जो एक बहुत ही क्रूशल पीरियड था ब्लॉकचेन के लिए, तभी भी ये लोग मार्केट में रहे। ओके, तब ये चाहते थे तो बाकी जो कंपनीज चली गई थी ये भी जा सकते थे, बट ये तभी भी मार्केट में टिके रहे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां से जो ये राइज हुए, इन्होंने बहुत सारी जो है दूसरों की माइनिंग मशीन इन्होंने खरीद ली, और उसके बाद में इनकी 2017 में इन्होंने माइनिंग कंपनी जो BW.com के बारे में हम बात करते हैं, और आज आप देख रहे हो कि कितना ह्यूज स्टॉक ये लोग हाथ में रखते हैं, और कितने सारे एक्सचेंजेस के ऊपर इनकी शेयर होल्डिंग है, 40 से भी ज्यादा, और डेली का ये लोग किस तरह का प्रॉफिट बनाते हैं। और आज ब्लॉकचेन की दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जितने भी, मैं ये कहूंगी, जैसे हम अगर इंडिया में अगर हम किसी से भी कंपेयर करना चाहे, तो जैसे हम ये बोलते हैं कि टाटा जो है वो चाय पत्ती से लेके मोटर कार तक बनाता है,
हम ये कहते हैं, राइट। सो वो लोग सारे काम ये करते हैं। तो ये लोग ब्लॉकचेन की दुनिया में वो सारे काम करते हैं जो ब्लॉकचेन की दुनिया में होते हैं। लिस्टिंग ऑफ कॉइन्स, इनक्यूबेटेड प्रोजेक्ट्स को फंड करना, ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। अब इसके साथ में ये जो ग्रुप है, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ब्लॉकचेन की दुनिया का, और ये बन चुका है एक मल्टी बिलियन डॉलर ग्रुप। और ये मल्टी बिलियन डॉलर ग्रुप किसकी वजह से बना है? अपने खुद की वजह से, क्योंकि ये सबसे पहले तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में पूरे समय को चेंज करने वाला है, आने वाली इकोनॉमीज को चेंज करने वाला है। ये उसके साथ काम कर रहे हैं और उसके अंदर इनकी पूरी एक्सपर्टीज है। अब एक्सपर्टीज होने के साथ में ये विजनरी लोग भी हैं। विजनरी लोग इन अ सेंस कि जो भी टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में इनको जरूरत पड़ने वाली है या इनको पता है, वो ये लोग समय से पहले डिलीवर कर देते हैं। जिसका एक बड़ा एग्जांपल क्या है हमारे पास में? क्वांटम रेजिस्टेंट सिक्योरिटी। क्वांटम रेजिस्टेंट सिक्योरिटी ये क्या आज यूज हो रही है? नहीं, ये आने वाले समय में यूज होने वाली है। कब तक ये यूज होगी? आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हम इसको देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी जो है सबसे पहले ये ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट्स इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास सबसे बड़ा पैसा है और उनको साइबर के बड़े थ्रेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को है, ना कि आपको और हमको। ओके, सो इस टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी करेगी क्या, ये समझना जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी जो है ये मोस्ट एडवांस साइबर क्राइम से सिक्योर करेगी। और वो टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया है? हाइपरटेक ग्रुप, और उनकी ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है एंड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब ऐसी कंपनी जिसके पास इतनी विजन है, जिसके पास पूरी एक्सपर्टीज है, जो मल्टी बिलियन डॉलर जो ग्रुप है, और जिसको कुछ भी जरूरत नहीं है मार्केट में उतरने की, नो रीजन, नॉट अ सिंगल रीजन, फिर इनका मार्केट में आने का क्या रीजन है? बिग क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द रीजन फॉर हाइपर फंड टू कम एंड फॉर्म कम्युनिटी ऑफ 30 मिलियन? वो भी इन्होंने क्यों डिसाइड किया कि हमें इतना ही नंबर्स चाहिए, कम्युनिटी फॉर्म के इतना ही नंबर्स चाहिए, क्यों इन्होंने डिसाइड किया? ठीक है, अब हम आते हैं कि किस टेक्नोलॉजी के चलते हुए ये लोग मार्केट में आए हैं। इनकी 5वीं कंपनी हाइपर फंड, जिसके हम कम्युनिटी मेंबर्स बनते हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड है? कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बेस्ड है? सो वो जो है वो बेस्ड है ऑन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। दैट इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की दुनिया में। और ये कब शुरू हुई? ये कब शुरू हुई? और हम जो है, हम सेंट्रलाइज फाइनेंस जो है, हम जो आज यूज कर रहे हैं वो सब हम सेंट्रलाइज फाइनेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के बीच का फर्क आपको जानना जरूरी है। जब आप ये फर्क जान जाओगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि क्यों ये कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, कम्युनिटी बनाने के लिए आई है, और आप राइट वे में इस चीज को जान सकोगे। अब सबसे पहले सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रलाइज फाइनेंस? सेंट्रलाइज फाइनेंस वो होता है जो आज आप जिस भी बैंक में, चाहे वो गवर्नमेंट का बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, या कोई भी बैंक हो, आज हर एक इंसान का अकाउंट खुला है किसी ना किसी बैंक में। तो वो किसको बिलोंग करता है? सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंडर में वो आ जाता है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस है, आप म्यूचुअल फंड्स लेते हो, किसी भी तरह का फाइनेंस जब आप करते हो, और जो वो फाइनेंस और वो इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड है, सेंटर्ड है, किससे सेंटर्ड है? ये सारी चीजें गवर्नमेंट से सेंटर्ड है ना, सारी चीजें। हमारे बैंक सेंटर्ड है और बाकी सारी जो चीजें हैं ये सेंटर्ड है। सेंटर्ड मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है उनके ऊपर। तो वहां पे ये सेंट्रलाइज फाइनेंस बोला जाता है। अभी आप लोग सब लोगों को पता चलेगा, जितने भी फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल क्राइटेरियाज आप देखते हो,
वो सारे क्या है, सेंट्रलाइज फाइनेंस। अब सेंट्रलाइज फाइनेंस मैं आपको एक एक करके अभी थोड़े से एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। तो सेंट्रलाइज फाइनेंस में सबसे पहले हम बैंक्स की तरफ आ जाएंगे। अब जो बैंक्स होते हैं, अगर हम लोग जाके वहां पे बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाएं तो क्या बैंक चलेंगे? नहीं, नहीं चलेंगे। और अगर कोई इंश्योरेंस कंपनीज है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है ना, गवर्नमेंट की LIC है, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, सो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अगर कोई उनसे इंश्योरेंस नहीं लेता है तो क्या उनको बिजनेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज है या बाकी पर्सनल सेक्टर्स है फाइनेंशियल के, तो अगर वहां लोग नहीं है तो वहां पे बिजनेस भी नहीं है। इन शॉर्ट, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और इसी चीज को अगर हम ये देखें कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारी चीजों में कैसे चेंजेस आते गए। पहले बैंक में हम जाते थे, खुद हमें जाना पड़ता था वहां पे। अगर हमें विड्रॉ करना है तो खुद विड्रॉ करना पड़ता था, अगर डिपॉजिट करना है तो खुद हमें डिपॉजिट करना पड़ता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब डिजिटल होते गए। कहीं ना कहीं हम RTGS करने लगे, हम NEFT करने लगे, हम ऑनलाइन ट्रांसफर्स करने लगे, हम जो ATM मशीन्स है वहां पे जाके हम पैसे डाल देते हैं। तो ये क्या होने लगा, सारी चीजें धीरे 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 डिजिटलाइजेशन होने लग गई। और उसी के चलते और चेंजेस आए, तो हम लोग क्या करने लगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग डिजिटल पैसा हम लोग अभी यूज करने लग गए। कहीं पे भी जाना है तो हम लोग बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, बाकी सारी चीजें हैं। सो वहां से आप क्या कर देते हो, पे कर देते हो, राइट। ये सारी चीजें डिजिटलाइजेशन में जो है, ये सारी चीजें आ गई हैं। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन के साथ में डिसेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत है वो ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी थी। जैसे आपने सारी चीजें डिजिटली, ऑनलाइन, नेट यूज करते हुए आपने ये सारी चीजें करनी शुरू की, तो डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। अब उसके बाद में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या आ जाता है? सेंट्रलाइज का ये फर्क आ जाता है कि वो किसी के हाथों में है, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के हाथ में है। तो उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए उसमें टाइम लगता है। जैसे हम पहले अगर देखते थे, किसी को हमको पैसा ट्रांसफर करना है तो उसको टाइम लग रहा है, बैंक्स उसकी एंट्रीज करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं, उसमें टाइम भी लगता है और वो लोग आपको चार्ज भी करते हैं, आपके चार्जेस भी वहां पे लगते हैं। और दूसरी चीज उसमें क्या है, उसमें मैनिपुलेशन होने का पूरा पूरा चांसेस है। जैसे आप देखते हो कि अनवांटेड लोन्स दिए जाते हैं लोगों को, और बाद में वो लोग स्कैम करके चले जाते हैं। सो इसकी इसकी जो पे करना पड़ता है वो कौन पे करता है? पब्लिक। जिनके अकाउंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, वो लोग जाते हैं बैंक्स और ये सारी इंस्टीट्यूशंस में एंड दे फेस अ प्रॉब्लम। अब डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा कुछ भी होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो चांस ऑफ दैट। और टोटल, और अगर ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में है तो एक टोटल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ओके, ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट, बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रू भी है एंड टोटल ट्रांसपेरेंट भी है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मैनिपुलेशन होने के कोई भी चांसेस जो है वो नहीं है। नाउ अभी अगर आप ये देखोगे गूगल पे, इफ यू गो एंड सी, अगर आप ये डालोगे कि विच आर द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो डिसेंट्रलाइज में आ रहे हैं और ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी लंबी लिस्टिंग आपको मिलेगी पूरी दुनिया में। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया से भी ऑलरेडी मैं कल जो है बहुत सारे देख रही थी, तो 15 बैंक्स, आप ये गूगल कर लेना और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ वो आप क्रॉस चेक कर लेना, इंक्लूडिंग SBI, ICICI, बहुत सारे बैंक्स के वहां पे नाम लिखे हुए हैं फॉर ब्लॉकचेन, अडॉप्टिंग ब्लॉकचेन। अब ये जो है, ये जो अडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन है, ये कहाँ लेके जा रहा है फाइनेंशियल सेक्टर को? ये फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर जा रहा है अडॉप्टिंग ऑफ ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरफ।
डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जब सेंट्रलाइज फाइनेंस से पूरा पैसा आ जाएगा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर, तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होगा, डिजिटल बैंक्स होंगे। कैसा बैंक? जैसा हाइपरटेक ग्रुप का खुद का अपना बैंक है हाइपर बैंक, और जैसे सेंट्रलाइज बैंक में जरूरत है कस्टमर्स की, ऐसे डिसेंट्रलाइज में भी उस बैंक को भी ऑपरेट करने के लिए जरूरत है कस्टमर्स की। ओके, सो अभी तक उसके कस्टमर्स कितने हैं? हाइपरटेक का जो बैंक है उसके कस्टमर्स कितने हैं? अराउंड 2 मिलियन। बट इज 2 मिलियन इनफ? नो, दे नीड अ बिग नंबर। उसके बाद बैंक जब आ जाता है तो बैंक इशू करता है कार्ड, राइट? दे इशू अ डेबिट कार्ड। सभी लोगों को हमने बैंक अकाउंट खुलाए हुए हैं, और सभी लोगों के पास जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलाते हो तो आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है, राइट? तो यहाँ पे भी हमें डेबिट कार्ड मिलता है, और डेबिट कार्ड किसका मिलता है? वीजा एंड मास्टर कार्ड। ये दो ही तरह के कार्ड हमें मिलते हैं, दो ही तरह के जो है गेटवेज हमें मिलते हैं। और हाइपर में भी आपको क्या मिलता है? दो तरह के कार्ड आपको मिलते हैं, मास्टर कार्ड मिलता है, वीजा कार्ड मिलता है। बट दोनों में फर्क क्या है कि वहां पे जो आपको डेली लिमिट मिलती है वो आपकी डॉलर्स में मिलती है। तो जो मास्टर कार्ड है उसकी डेली लिमिट डॉलर्स की क्या है? $10,000। एंड वीजा कार्ड की लिमिट क्या है? डेली लिमिट $50,000, ह्यूज लिमिट। सो यू हैव अ बिग कंट्रोल ऑफ मनी। अब इसके बाद में यहां पे भी उनको जरूरत है लोगों की, तो लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको कम्युनिटी फॉर्म करना बहुत जरूरी है। अगर वो कम्युनिटी फॉर्म नहीं करते हैं, अगर वो लोग बैंकिंग को उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, हाइपर पे कार्ड को यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत ही विजनरी कंपनी है, और समय से पहले ये लोग मार्केट में हर काम करते हैं, इसलिए आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत सारी ब्लॉकचेन की कंपनियां जो हैं वो भी कम्युनिटी फॉर्म करेंगी। बट क्योंकि ये लोग मार्केट में सबसे पहले काम करते हैं, इसलिए इन्होंने कम्युनिटी फॉर्मेशन का काम ब्लॉकचेन की दुनिया में सबसे पहले शुरुआत कर दिया, और उसी कम्युनिटी के चलते हुए वो यहाँ पे कम्युनिटी बना रहे हैं। और मेंबरशिप, अब मेंबरशिप क्यों आ जाती है? व्हाई दिस मेंबरशिप इज कमिंग टू एग्जिस्टेंस? बिकॉज जहां पे भी प्रॉफिट होता है या लेन देन होता है वहां पे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो यहाँ पे जो भी आप देखते हो कि आप एंटर करते हो एज अ मेंबरशिप, तो आप ये सारी चीजें यूटिलाइज करते हो, और इनका एक पूरा सिस्टम है। इन्होंने एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जिसके चलते हाइपर बैंक है, हाइपर पे है, हाइपर फाइनेंस ये लोग लेकर आने वाले हैं। अब हाइपर फाइनेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जब भी आप देखोगे तो आगे चल के यू विल बी एबल, और आप इस पोजीशन में आओगे कि जैसे आप अपने बैंक से लोन लेते हो, आप यहां से जाके यू विल बी इन अ पोजीशन कि वहां से आप लोन ले सको। तो ये सारी चीजें जो हैं जो सेंट्रलाइज फाइनेंस में होती हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे कन्वर्ट होके आ जाएंगी डिसेंट्रलाइज में, क्योंकि अभी तो कम्युनिटी फॉर्मेशन का काम शुरू हुआ है, और इसमें धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो जितने सारे एप्स हैं इनके वो लोग यूज कर पाएंगे, और उसको मैक्सिमम आप वहां से उसका बेनिफिट ले पाओगे। और इसका एंट्री पॉइंट आपको कहां से मिलता है? इसका एंट्री पॉइंट आपको सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप के थ्रू मिल सकता है। बिकॉज ये आपको क्या कम्युनिटी मेंबर सिर्फ 1 साल के लिए बनाना चाहते हैं, 2 साल के लिए बनाना चाहते हैं, सिर्फ अगले 4 साल के लिए बनाना चाहते हैं? नहीं, दे वॉन्ट लॉन्ग लास्टिंग मेंबर्स। क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ है कि सेंट्रलाइज फाइनेंस से जो सभी चीजें हैं वो डाइवर्ट हो रही है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरफ। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, और इन्होंने सबसे पहले शुरुआत इसकी कर दी है। तो आप लोगों के पास अभी सही मौका है कि इस प्रोजेक्ट को आप समझें, क्योंकि हम में से इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, आप जो भी आज काम कर रहे हैं, चाहे आप नेटवर्किंग में हैं, जिस कंपनी में भी आपने काम किया है,
या आप जॉब कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप और भी किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कितनी बार आपको ऐसा कोई मौका मिला कि जिसमें आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप एकदम प्रायर पोजीशन या प्राइम पोजीशन में बोलूंगी कि प्राइम पोजीशन आपको वहां पे मिली हो। कि अगर समझो मैं कोई कंपनी, अगर मैं जैसे मैं नेटवर्किंग कर रही थी और जैसे प्रोडक्ट बेस में मैं काम कर रही थी, अगर कोई कंपनी आती और उसमें मैं सबसे पहले मुझे मौका मिलता उसके साथ काम करने का, तो वो सिनेरियो टोटली डिफरेंट होता है। आप जहां पे भी जॉब कर रहे हैं, समझो आप बहुत सीनियर मोस्ट पोजीशन पे हैं और उस कंपनी के साथ में, तो आपकी पोजीशन बहुत डिफरेंट होती है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और सबसे पहले वो चीज और ऑफर आपके पास आई होती, तो आपको आज बहुत डिफरेंट वे में आपका करियर डिफरेंट होता, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डिफरेंट होती, और आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेके बहुत डिफरेंट होती। बट बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे है, उन्होंने हमेशा इन चीजों को मिस किया है, और कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज जो भी आज जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, कहीं बहुत नीचे से आकर उनको मिली हुई है, जिसकी वजह से उतनी ज्यादा ग्रोथ वो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए हैं। बट आज यहाँ पे और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ में आपके पास एक मौका है कि ये जस्ट एक शुरुआत है, और यहाँ पे आप इसका हिस्सा बनके आपके लिए वो पोजीशन आप ले सकते हो जो आपने कभी, आप जो काम कर रहे हो उसके साथ में आपने सोची होगी, या उसके साथ आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज कर सकते होंगे, उस तरह की पोजीशन आज आप यहाँ पे इसके साथ आप ले सकते हो। सो इट इज अ प्रोजेक्ट, ये आपको समझने की जरूरत है। ये कंपनी इसको एज अ प्रोजेक्ट लेकर, उन्होंने वो लोग लेकर इसको आए हैं, जिसके चलते वो कम्युनिटी फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, और उनको कम्युनिटी चाहिए बहुत सारे सालों के लिए। हम यहाँ पे 2 3 4 साल जब हम बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नासमझी बताते हैं प्रोजेक्ट के प्रति कि हमको उतनी समझ नहीं है, इसलिए हमारे इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके प्रति हमारे आते हैं। बट अगर आप इसको प्रोजेक्ट एमएलएम की तरह नहीं करके, अगर आप इसको रियल वे में अगर आप देखोगे, और अगर आप इसको एक प्रोजेक्ट की तरह समझोगे, अगर आप हाइपर फंड का क्या ट्रू मीनिंग है इसको लाके, वो क्यों इसको लेकर आया है, क्यों एक इतनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी कम्युनिटी फॉर्मेशन पे आई है, अगर आप इसको रियल वे में अगर आप समझ जाओगे, तो मैं ये कहूंगी कि आपको बड़ा बिजनेस करने से यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता, बड़ी कम्युनिटी फॉर्म करने से कोई भी आपको यहाँ पे नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको रियल वे में और ट्रू वे में आप उसको मार्केट में ले जाओगे और उसको प्रोजेक्ट करवाओगे। ओके, सो ये था मेरा एक शॉर्ट नॉलेज सभी लोगों के लिए यहाँ पे, और आई वॉन्ट दैट एवरीवन, जो भी लोग यहाँ पे हैं, वो अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर इसको समझे हो एज अ प्रोजेक्ट, सो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। और इसी के साथ में मैं आई विड यहाँ पे मैं इसको एंड करूंगी, और भी कुछ चीजें हैं थोड़ी सी जो मैं आप लोगों से थोड़ा फीडबैक लेके फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगी।